जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। जैसा कि अभी आपको बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा होगा ना कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, SSR जो केस है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको CBI को दे दिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वैसे तो आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, मैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो एक मर्डर था या फिर एक सुसाइड केस था, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। इसको मैं कोरिलेट करूँगा CBI से। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि CBI होती क्या है और CBI का क्राइटेरिया क्या होता है और CBI को कब केस ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग अपने अपने स्टेट्स में रहते हैं, तो हर एक स्टेट की एक स्पेशल पुलिस होती है। यूपी में रहते हैं तो यूपी पुलिस, महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब में रहते हैं तो पंजाब पुलिस। अब क्या होता है, इन पुलिस के साथ एक दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, इन जो पुलिस का एक दायरा होता है, हर एक पुलिस अपने स्टेट में बहुत ही कंस्ट्रेंट रहती है, मतलब वहीं पे रुकी रहती है। अगर बाय द वे क्या होता है कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे अगर कोई भी केस हो जाता है, कोई भी मर्डर हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, उन दोनों पुलिस के बीच डिस्प्यूट हो जाता है कि ये किसके ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है, ये बिहार के ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है या फिर यूपी के ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जब बहुत सारे मतलब जो पुलिस केस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो केस होता है CID को रेफर किया जाता है। ठीक है, CID की बात करें, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बट CID के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, हर एक राज्य की अलग अलग CID होती है। जैसा कि आप अधिकतर सोनी चैनल पे जो CID चैनल आता था ना, CID जो आपका सीरियल आता था, उसमें आपका कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें दिखाते थे। वो क्या करते थे, कहीं भी क्राइम होता था वो इन्वेस्टिगेट करने चले जाते थे, लेकिन इन रियल ऐसा नहीं होता है। CID का एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिटेशन होती है कि हर एक स्टेट की एक CID होती है। अगर बात करूँ कि अगर यूपी में कोई केस हुआ है तो यूपी की CID उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर वो पुलिस पे नहीं हैंडल हो रहा है तो। अगर मध्य प्रदेश में हुआ है तो मध्य प्रदेश की पुलिस से नहीं हैंडल हो रहा है तो क्या होगा कि वहाँ पे मध्य प्रदेश की CID उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन अगर केस का दायरा CID से भी ऊपर पहुँच जाता है तो उस केस में CBI को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर CBI की एंट्री होती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो हम इसी CBI के बारे में बात करेंगे और इसी CBI को ये सुशांत सिंह राजपूत का केस दिया गया है। अब आने वाले कुछ टाइम पता लग जाएगा ये सुसाइडल था या फिर आपका मर्डर था। ठीक है, या किसके रिगार्डिंग, मतलब अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो किस वजह से किया है, क्या प्रॉब्लम्स रही थी। तो हम CBI के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि CBI कैसे फॉर्म हुआ। तो ये आपका कॉलोनियल हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक एक्ट बनाया गया था उस समय। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय जो हमारी इंडिया थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, उन्होंने इस आपको इस्टेब्लिश एक्ट को बनाया था 1941 में। और ये क्यों बनाया था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बहुत सारे जो आपके ऑफिसर्स थे वो क्या ले रहे थे, ब्राइबरी ले रहे थे। ब्राइबरी मतलब क्या, रिश्वत ले रहे थे, और बहुत सारा करप्शन हो रहा था वॉर प्रोक्योरमेंट में। वॉर प्रोक्योरमेंट बात करें कि जितने भी आपके वॉर के लिए आपके वेपन्स आ रहे थे उसमें बहुत सारा आपका स्कैम हो रहा था। तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस समय आपका स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, तो उससे मात्र 1 साल पहले एक एक्ट दूसरा गठित किया गया जिसको बोला गया दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो 1946 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और उसका भी काम यही था कि करप्शन को हैंडल करना वेरियस गवर्नमेंट की विंग्स में। लेकिन आपको याद होगा 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, 1946 में हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जो आपका यही जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इसको DSP इन शॉर्ट एब्रिविएशन कहते हैं, ये आपका 1963 में CBI बनी। ठीक है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, हमारा इंडिया जो फ्रीडम मतलब फ्री हुआ था ना अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसी को CBI के नाम से पुकारा गया। यही आपको DSPE जो एक्ट था इसी को चेंज करके CBI बोला गया, और 1963 के बाद ये CBI के नाम से जाना जाने लगा, जिसको बोला गया सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये आपका कुछ बैकग्राउंड था CBI के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि ये आपका कौन कौन से
क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, किस क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात आती है एंटी करप्शन डिवीजन। इसके 3 डिवीजन होते हैं, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है एंटी करप्शन डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन में ये एक एक्ट है, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, PCA 1988 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जितने आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉडीज होती हैं, उसमें अगर किसी भी तरीके का क्या होता है, करप्शन होता है, आपका मनी से रिलेटेड करप्शन होता है या फिर किसी भी तरीके का करप्शन, किसी भी तरीके का स्कैम होता है, तो उसको एंटी करप्शन डिवीजन के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जैसा आप देखते हो ना, टाइम पे कभी येस बैंक में घोटाला हो गया, कभी आपका पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हो गया, तो जितने आपके मॉनेटरी वैल्यू से रिगार्डिंग जो भी आपके स्कैम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो आपका इकोनॉमिक फ्रॉड होते हैं, आपके मतलब जाली नोट करेंसी जो आपका इंडिया की बहुत देखते हो ना कि आपका टेररिज्म फंडिंग होती है। ठीक है, जो आपका फेक इंडियन करेंसी आती है, तो उसको आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन के अंडर में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तीसरा आता है आपका स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन क्या होता है, ये आपका कैसा भी सेंसेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जैसे आपका सुशांत सिंह राजपूत है, ये जो केस है बहुत ही सेंसेशनल केस है। ठीक है, और इसको स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑर्डर ऑफ द SC एंड SC। अब मैं एक बात बता रहा हूं, देखो सबसे पहली बात तो है कि आपका किसी भी राज्य में अगर हमें CBI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलना है, तो सबसे पहली तो बात है कि हमें उस स्टेट की गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। कंसेंट इन सेंस बोले तो कि वहाँ पे उनकी परमिशन चाहिए। सबसे पहले परमिशन, आपका कंसेंट 2 तरीके के होते हैं। एक जनरल कंसेंट होता है जो ऑलरेडी हर एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखती है। ठीक है, तो आपका हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखती है, आपका ये होता है जनरल कंसेंट। ठीक है, अगर बाय द वे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलती है, तो सबसे पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप मतलब जो है एक रिक्वेस्ट डालती है कि हमें हमारे स्टेट में कोई अगर केस हुआ है उसको जो है इन्वेस्टिगेट कराया जाए CBI के द्वारा, तो DSPE का अंडर सेक्शन 5 के अंतर्गत वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और उससे कहती है कि CBI की इन्वेस्टिगेशन हमारे स्टेट में कराई जाए। अगर इनकेस क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट डिनाई करती है, जनरल कंसेंट नहीं देती है, तो उस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट CBI को डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि आप जाइए उस स्टेट में और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए। ठीक है, जैसे अभी आपका सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कंसेंट नहीं दे रही थी और यहाँ पे SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जाइए और वहाँ पे CBI की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कीजिए जाके। ठीक है ना, तो ये आपका चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी क्या CBI किसी भी केस को अपने आप ले सकती है? सौ मोटो मतलब होता है कि किसी भी केस को अपने आप ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो नहीं, CBI अपने आप किसी भी केस को नहीं ले सकती। लेकिन कुछ आपका यहाँ पे एक्सेप्शनल है, एग्जाम्पशन दिए गए हैं। जो आपका यूनियन टेरिटरीज होती है, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंडर सेक्शन 2, ठीक है, DSPE का एक्ट अंडर सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस आते हैं उसके लिए CBI सौ मोटो पावर का यूज़ कर सकती है और उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन अगर वही आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो, यूटी की बात अलग है, यूनियन टेरिटरीज मतलब या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात अलग है, और अगर स्टेट की बात हो तो स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने से पहले स्टेट का जनरल कंसेंट की जरूरत होती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ DSPE। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विदाउट एनी कंसेंट ऑर्डर दे सकती है CBI को, आप जाइए और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर आपको कोई रोकता है तो उस पर क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। समझ गए बात को? तो ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ कि अगर बाय द वे क्या होता है कि कोई भी CBI के केस में किसी भी तरीके अड़चन डालता है या फिर उसको नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको अरेस्ट होने के पूरे चांस रहते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि सीबीआई के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनकी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होते, ये अधिकतर आपको सिविल ड्रेसेस में मिलते हैं, ठीक है। सिंपल ड्रेस में जाके ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेट साइट पे जाते हैं तो इनके पास कोई भी वेपन नहीं होता, लेकिन ऐसी किसी साइट पे जाते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का खतरा होता है तो ये वेपन लेके जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आने वाले जो आपका जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं सीबीआई का ऑफिसर बनूं, कैसे बन सकते हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं एसएससी, उसके थ्रू आप सीबीआई में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी पूरी आपके सीबीआई के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको नॉलेज वर्थ लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के बीच में, और इस जो है लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पे मतलब जो है बहुत अपकमिंग मतलब जो टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड जय हिंद।